गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसी ब्रिज एंड मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। एसी ब्रिजेस का यूज़ हम रेजिस्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, स्टोरेज फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए करते हैं। AC bridge is a natural outgrowth of Wheatstone bridge. It is similar to Wheatstone bridge. बेसिक फॉर्म में हम कह सकते हैं Wheatstone bridge की तरह ही AC ब्रिजेस के अंदर 4 आर्म्स होते हैं, एक सोर्स होता है और एक डिटेक्टर होता है। यहाँ पे डायग्राम के अंदर AC ब्रिज शो किया गया है जिसके अंदर 4 आर्म्स जो हैं वो हैं AB, BC, AD एंड DC। चारों आर्म्स के बीच में हम देख रहे हैं 4 इम्पिडेंसेस कनेक्टेड हैं, Z1, Z2, Z3 एंड Z4। यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं Z1 इज़ द अननोन इम्पिडेंस, Z2 इज़ द स्टैंडर्ड वेरिएबल इम्पिडेंस, Z3 एंड Z4 आर फिक्स्ड इम्पिडेंसेस। पॉइंट B एंड D के बीच में एक डिटेक्टर कनेक्ट किया गया है जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है D से। AC ब्रिजेस के अंदर हम हेडफोन, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर या ट्यूनेबल एम्पलीफायर को डिटेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं पॉइंट A और C के बीच में एक सप्लाई सोर्स कनेक्ट किया गया है जिसको हमने रिप्रेजेंट करा है E। अगर लो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करा जा रहा है तो पावर लाइन को सोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट्स के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स को सोर्स की तरह यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे ब्रिज बैलेंस के लिए जनरल इक्वेशन डिराइव करेंगे। हमें पता है ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब जिन 2 पॉइंट्स के बीच में डिटेक्टर कनेक्टेड हैं उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। कहने का मतलब यह है पॉइंट B और पॉइंट D जिसके बीच में डिटेक्टर कनेक्टेड है उनका पोटेंशियल सेम होगा। पॉइंट B का पोटेंशियल क्या है, E1 है, और पॉइंट D का पोटेंशियल है E2। तो बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा, E1 शुड बी इक्वल टू E2। इसको अगर हम फर्दर I और Z के फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं I1 Z1 शुड बी इक्वल टू I2 Z2। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई ब्रिज बैलेंस की। फर्दर बैलेंस पे हम कह सकते हैं कि करंट I1 जो है वो बराबर होगा I3 के एंड I2 जो है वो बराबर होगा I4 के। फर्दर करंट I1 जो है इसको अगर हम सोर्स वोल्टेज और इम्पिडेंस के टर्म्स में लिखें तो I1 जो है किसके बराबर हो जाएगा, E अपॉन Z1 प्लस Z3 and that will be equal to I3. Similarly, I2 will be equal to I4 and that will be equal to E upon Z2 plus Z4. This becomes equation number 3. Now, substituting the values from equation 2 and 3 in equation 1 and simplifying, तो हमारे पास में बैलेंस की कंडीशन आ जाएगी Z1 into Z4 will be equal to Z2 into Z3. This is the basic equation of बैलेंस कंडीशन फॉर AC ब्रिज। अगर हम पोलर फॉर्म कंसिडर करें तो इम्पिडेंस को हम लिख सकते हैं, Z को हम लिख सकते हैं Z इंटू Z एंगल थीटा, वेयर Z इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पिडेंस एंड थीटा इज़ द फेज एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस। फर्दर अगर हम इक्वेशन नंबर जो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास में इम्पिडेंस की ब्रिज की आई है Z1 इंटू Z4 विल बी इक्वल टू Z2 इंटू Z3 एट बैलेंस। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, Z1 एंगल थीटा 1 इंटू Z4 एंगल थीटा 4 विल बी इक्वल टू Z2 एंगल थीटा 2 इंटू Z3 एंगल थीटा 3। फर्दर इसको हम रीअरेंज करें तो बैलेंस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, एट बैलेंस Z1 इंटू Z4 एंगल्स ऐड हो जाएंगे, एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 4 विल बी इक्वल टू Z2 Z3 एंगल थीटा 2 प्लस एंगल थीटा 3। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ब्रिज की बैलेंस इक्वेशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मेजरमेंट के लिए जो ब्रिज हम यूज़ करेंगे दैट इज़ मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज। यहाँ पे हमने मैक्सवेल्स इंडक्टेंस ब्रिज का डायग्राम शो किया गया है। इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं 4 आर्म्स हैं, चारों आर्म्स में A और B जो आर्म है इसके अंदर इंडक्टेंस जो कॉइल जिसका इंडक्टेंस हमें मेजर करना है वो कनेक्ट किया जाता है और उसका L1 जो है उस कॉइल का इंडक्टेंस है और R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ब्रांच AD के बीच में एक स्टैंडर्ड वेरिएबल इंडक्टर कनेक्ट किया गया है जिसकी वैल्यू को चेंज करके हम ब्रिज को बैलेंस करेंगे। और ब्रांच BC और DC के बीच में 2 फिक्स्ड रेजिस्टेंसेस, प्योर रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए गए हैं। तो ब्रिज की और वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर को हम यहाँ पे डिटेक्टर के रूप में कनेक्ट कर रहे हैं और सप्लाई हमने दी हुई है पावर लाइन से।
ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा, Z1 जो कि अभी हमने पहले भी देखा है, एट बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z4 विल बी इक्वल टू Z2 इंटू Z3। यहाँ पे Z1 Z2 Z3 एंड Z4 की वैल्यूज़ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू J ओमेगा L1 इंटू R4 विल बी इक्वल टू R2 प्लस J ओमेगा L2 इंटू R3। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करें और इक्वेट करें तो हमारे पास में जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी R1 इंटू R4 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3। अगेन अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, R1 विल बी इक्वल टू R2 इंटू R3 अपॉन R4। कहने का मतलब ये है कि जो भी अननोन इंडक्टेंस था उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, R2 इंटू R3 अपॉन R4, वेर R2 एंड R3 क्या हैं, फिक्स रेजिस्टेंसेज हैं, फिक्स प्योर रेजिस्टेंसेज हैं जिनकी वैल्यू हमें पता है, और R4 की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट्स को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी L1 इंटू R4 विल बी इक्वल टू L2 इंटू R3, या हम कह सकते हैं L1 विल बी इक्वल टू L2 इंटू R3 अपॉन R4। अगेन L2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, R3 एंड R4 जो हैं ये फिक्स्ड हैं, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम अननोन सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो की वैल्यू की कैलकुलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे फेज़र डायग्राम भी दिखाया गया है। फेज़र डायग्राम को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने रेफरेंस ले लिया है करंट I1 को, तो करंट I1 के फेज़ में ही करंट I2 होगा और उसी की फेज़ में करंट I3 एंड I4 हैं। इस फेज़र डायग्राम के अंदर हम जानते हैं कि बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा, वोल्टेज E1 विल बी इक्वल टू वोल्टेज E2। E1 क्या है, E1 इज़ द वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रांच AB ब्रांच के अंदर क्या है, रेजिस्टेंस R1 है और इंडक्टेंस L1 है। तो रेजिस्टेंस R1 में जो ड्रॉप हो रहा है वो I1 के फेज़ में है और उसको हमने शो करा है बाय वेक्टर I1 R1 इन द डायग्राम। इसके 90 डिग्री पर जो ड्रॉप हो रहा है J ओमेगा L1, वो हमने इंडक्टर के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है L1 इंडक्टर के अंदर जो ड्रॉप हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करा है। इन दोनों का वेक्टर सम हमें वोल्टेज E1 दे देगा जो कि यहाँ पे शो किया गया है। E1 हमें पता है कि बराबर है E2 के, तो यहाँ पे हमने शो करा है E1 इज़ इक्वल टू E2। फर्दर वोल्टेज E3 हमें पता है इज़ इक्वल टू E4 एंड E3 जो है इज़ इक्वल टू I3R3, या हम कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू I4R4। और ये क्या है, ड्रॉप इन प्योर रेजिस्टेंस। इसका कोई भी ये प्योर रेजिस्टेंस में होने वाला ड्रॉप है तो ये अलॉन्ग करंट होगा, इन फेज विथ करंट होगा। तो ये यहाँ पे शो करा गया है E3 इज़ इक्वल टू E4 एंड दिस इज़ इक्वल टू I3 इंटू R3 एंड दैट इज़ इक्वल टू I4 इंटू R4। अब रिजल्टेंट वोल्टेज हमें क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज E जो है इन दोनों का वेक्टर सम है, तो वो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बना के इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया है और वो रिप्रेजेंट करा गया है बाय वेक्टर E। थैंक यू।